Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. So, today we are going to explore a very interesting and colorful unit, Unit 5 Glimpses of India. This unit is like a beautiful journey across our country, giving us small but meaningful insights into different regions, traditions, and cultures of India. And this unit is divided into three wonderful stories. The first story is A Baker from Goa, which is written by Lucio Rodriguez, and the second story is Kurg, which is written by Lokesh Abrol, and the third one is Tea from Assam, which is written by Arup Kumar Datta. So जो पहली स्टोरी है ये एक ऐसी जगह की है where we learn about traditional bakers, their importance in Goan culture and how they are remembered fondly even today. Second story is Kurg. This is a masterpiece that introduces us to breathtaking beauty of Kurg, its brave people, coffee plantation, and adventures it offers. So, and the third story is Tea from Assam. This is a lively description of the tea gardens of Assam, and the story of two friends exploring this lush green state. And through these three stories, we will not only enjoy the richness of Indian culture and diversity, but also we understand the unique charm of different regions. So let's start this exciting journey together and explore the glimpses of India. और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. सो शुरू करते हैं पहली स्टोरी से. उससे पहले थोड़ा ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं. जब भी आपके माइंड में, आपके मन में अपने देश की बात आती है, तो आपके मन में क्या इमेजेस आती है, लोगों की, जगह की, क्या इमेजेस आती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड ऑन और विजिटेड. तो आप इंडिया में किस किस जगह, अपने ही देश में आप और किस जगह पर आप जा चुके हैं, रह चुके हैं, वो भी बताइए. और आप कुछ अगर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और आपने कुछ कॉलोनीज़ के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने टाइम टू टाइम इंडिया में आकर अपनी कॉलोनी बनाई, यहाँ पर रूल किया, जैसे ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़. इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे देश की हिस्ट्री में. सो क्या आपको पता है कि हमारे देश का कौन सा हिस्सा फ्रेंच और पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस है? अगर आपको ये पता है, अभी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए. सो कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी. तो कॉफ़ी और टी कहाँ उगती है? तो आप बताइए कि टी और कॉफ़ी हमारे देश में कहाँ कहाँ उगाई जाती है. तो चलिए मैं ही बता देती हूँ. टी हमारे देश में असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा उगाई जाती है. और जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी हमारे देश में केरला की तरफ उगाई जाती है. तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं पहली. अ बेकर फ्रॉम गोवा. सो अ बेकर फ्रॉम गोवा एक नॉस्टैल्जिक, यानी कि पुरानी यादों से भरा हुआ एक चैप्टर है. एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक स्टोरी है जो कि ल्यूसियो रॉड्रिग्स ने लिखी थी. ये हमें गोवा के उन दिनों में ले जाता है जब पोर्टुगीज़ कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था गोवा में. सो गोवा में बेकर को पेडर कहा जाता है, जो कि हम आगे पढ़ ही लेंगे. गोवा में जो पेडर होता है वो एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड है. ये यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल बेकर के लिए, और ये पोर्तुगीज़ वर्ड पेड्रियो से आया है. सो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं पहले. सो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि गोवा की उस समय की कहानी है जब वहाँ पर पोर्तुगीज़ कल्चर काफ़ी इन्फ्लुएंसिव था. गोवा में बेकर को पेडर कहा जाता है, और वो सिर्फ एक रोटी बनाने वाला, मतलब ब्रेड बनाने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि हर फेस्टिवल, हर सेलिब्रेशन और डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था. ये उस समय की बात है जब गोवा के बेकर यानी कि पेडर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करती थी. तो इस कहानी में एक मॉर्निंग सीन है
जो कि हर सुबह लोग बेकर का इंतज़ार करते थे, मतलब बेटर का इंतज़ार करते थे। बच्चे उसके बैम्बू स्टाफ की ठक ठक सुनकर ही खुश हो जाते थे और भाग भाग कर उसकी बास्केट में झाँकते थे। बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता था उसकी स्वीट ब्रेड को खाना। सोशल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी स्पेडर की। शादी हो, किसी की फेस्टिवल हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, गोवा के लोगों के लिए ब्रेड तो एकदम मस्ट हैव आइटम है। इसलिए बेकर की प्रेजेंस यहाँ पर ट्रेडिशनल होने के साथ साथ नेसेसरी भी है। जो ये राइटर हैं, ये अपने बचपन की यादों के थ्रू हमें ये बताते हैं कि कैसे बेकर की छोटी सी दुकान और उसका रोज़ाना आना पहुंचना पूरे गांव के, पूरे विलेज की ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। So this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days and the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे ये जो ऑथर है, ये जो राइटर है, ये बताते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, मतलब जो एल्डर्स थे, अक्सर पुराने पोर्टुगीज़ दिनों को याद करते रहते हैं कि जब उनके जो ब्रेड्स हैं वो काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। लॉव्स ऑफ ब्रेड्स, मतलब जो पूरा लॉफ होता था ब्रेड का, वो काफ़ी उनका मशहूर हुआ करता था और ये उनकी एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी है, राइट। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वो कहते हैं कि शायद ये जो ब्रेड, ये जो लॉव्स जो था, मतलब ब्रेड का जो पूरा एक स्लाइस का जो पूरा एक पैक होता है उसको हम लॉफ कहते हैं। तो लॉफ का प्लूरल टर्म हो जाएगा लॉव्स। लॉफ का पूरा एक प्लूरल टर्म है लॉव्स। तो वो कहते हैं कि ब्रेड खाने वाले लोग जो थे, मतलब जो खाते थे इन ब्रेड्स को, वो शायद अब नहीं है, वो वैनिश हो गए हैं, वो बदल गए हैं। लेकिन ब्रेड बनाने वाले, द मेकर्स आर स्टिल देयर। ब्रेड बनाने वाले बेकर्स जो हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी हमारे आसपास ब्रेड बनाने का पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि कोई मिक्स करता है, कोई उसको शेप देता है, मोल्ड करता है, कोई उसको बेक करता है। Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not been extinguished. वो कहते हैं कि पुराने ज़माने की जो भट्टियाँ थी, जो ovens थे जो बेसिकली ये जो those age-old, time-tested furnaces मतलब जो भट्टियाँ थी, जो ovens थे, जो ब्रेड बनाने के लिए उस समय यूज़ होते थे, वो अभी तक चल रहे हैं और आज भी उनमें आग जलती है। द फायर इन द फर्नेसेस हो गया बेसिकली ओवंस जिसमें ब्रेड बनता है। तो वो अभी भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ओवंस ख़राब हो गए हैं, वो अभी भी चलते हैं, उनमें अभी भी आग जो उसमें जलती थी वो बुझी नहीं है। दैट हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। द थर्ड एंड द जंगल ऑफ traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. वो कहते हैं कि बेकर के जो बैम्बू स्टिक की जो थर्ड आवाज़ होती थी ना, और जो मैंने इसको जंगल पढ़ा था, जिंगल। तो जो मतलब बेकर के बैम्बू स्टिक की जो थर्ड और जिंगल की आवाज़ होती थी, जो उसकी सुबह आने की खबर देती थी, वो आज भी आज भी कुछ जगह पर सुनाई देती है। मे बी माई फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन एंड दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। वो कहते हैं कि शायद पहले वाला जो बेकर था, मतलब जो फादर बेकर था, मतलब जो भी इंसान था बेकर, अब वो शायद अब ज़िंदा नहीं हो, लेकिन उसका बेटा, मतलब जो सन बेकर है, वो अभी भी इस प्रोफेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। वो कहते हैं कि जैसे शायद पहले वाला जो बेकर था, मतलब जो फादर था, वो ज़िंदा ना हो, लेकिन उसके बेटे अभी भी ये फैमिली का जो प्रोफेशन था ना, जिसे हम कह सकते हैं कि फैमिली बिजनेस है उनका, जो फैमिली प्रोफेशन है,
इसको बिजनेस भी नहीं कहेंगे, इसको प्रोफेशन कहेंगे। मतलब ये जो फैमिली का प्रोफेशन है ब्रेड मेकिंग का, उनको वो जो बेटे हैं उनके, जो फादर बेकर्स थे, उनके जो सन बेकर्स हैं, उन्होंने इस प्रोफेशन को, फैमिली प्रोफेशन को आज भी वो कंटिन्यू करते हैं। और गोवा में आज भी उनको पेडर पेडर कहा जाता है। इस तरह के जो बेकर्स हैं उनको पेडर कहा जाता है। पेडर मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। सो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। वो राइटर अब अपने बचपन की एक बात बताते हैं कि बचपन में बेकर सिर्फ एक रोटी बनाने वाला नहीं, मतलब एक ब्रेड बनाने वाला नहीं, बल्कि उनका दोस्त हुआ करता था, एक कंपेनियन हुआ करता था, एक गाइड हुआ करता था। मतलब उनके बचपन में जो बच्चे थे, खासकर ये जो अपनी बात बता रहा है ऑथर, मतलब जब ये भी खुद बच्चा था, तो इसका बेकर से, पेडर से सिर्फ ये रिलेशन नहीं था कि वो ब्रेड बेक करके लाया है तो अब ये परचेज करके उससे खा लेंगे, उसको पैसे मिल जाएंगे, सिर्फ इतना ही रिश्ता नहीं था। मतलब सेलर और बायर वाला ही रिश्ता नहीं था केवल उनका, उन पेडर्स से, उन बेकर्स से दोस्तों वाला रिश्ता था। वो उसे उनके दोस्त भी थे, कंपेनियन भी थे, उनके गाइड्स भी थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो अक्सर दिन में 2 बार आया करता था। वंस when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. So वो कहते हैं कि जो ये बेकर है, जो पेडर है, ये रोज़ 2 बार तो कम से कम आता ही था, मतलब ऑथर से मिलने। पहली बार तो जो सुबह वो तब आता था जब वो अपनी ब्रेड सेल करनी होती थी, और दूसरी बार वो तब आता था जब वो अपनी पूरी इतनी बड़ी सी बास्केट को पूरा बेच कर, पूरा उसको खाली करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता था, तो वापस उसी रास्ते से निकलता था। तो ऐसे करके वो ऑथर से कम 2 बार तो मिलता ही था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बेम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. तो वो कहता है कि जो उसकी बैम्बू की जो ये आवाज़ थी ना, थर्ड वाली ठक ठक वाली आवाज़ थी, जो जिंगलिंग वॉइस होती थी, उससे बच्चों को ना, वो मतलब उस अपनी बैम्बू की आवाज़ से वो बच्चों को उठा दिया करता था। मतलब वो कस आज मतलब बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि उस समय ऑथर भी बच्चा ही था। तो वो कहते हैं कि उसकी बैम्बू की ठक ठक और जिंगल की आवाज़ से बच्चे नींद से जग जाते थे, और वो खुशी से भागकर उससे मिलते थे, उसको ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल। The loaves were brought by some Paskin or Bestin, the maid servant of the house. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बच्चे इतने एक्साइटेड क्यों होते थे। मतलब ये तो हमने बताया कि वो एक्साइटेड होते थे, लेकिन वाई वॉज इट सो? क्यों होते थे वो बच्चे इतने एक्साइटेड? क्या उन्हें सिर्फ ब्रेड पसंद थी? मतलब वो जो उनका प्यार वो ब्रेड के लिए था। सो कहते हैं कि क्या ये बच्चे क्यों एक्साइटेड होते थे इतना? क्या सिर्फ उन्हें ब्रेड पसंद थी इसलिए वो होते थे? कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ब्रेड के लिए बच्चे इतने एक्साइटेड नहीं होते थे। घर के लिए ब्रेड तो मेड सर्वेंट ले लिया करती थी, जैसे पेस्किन और बेस्टिन, ये नाम है घर की मेड्स के। तो मतलब वो कह रहा है कि हम बच्चे ब्रेड के लिए एक्साइटेड नहीं थे कि हम ब्रेड खरीदेंगे। वो काम तो घर की मेड सर्वेंट भी कर लिया करती थी। तो हम तो क्यों क्यों हम इतने एक्साइटेड होते थे? वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच ही चोज केयरफुली। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मीट। वो कहता है कि बच्चों की एक्साइटमेंट की वजह तो कुछ और थी। वो वजह थी ब्रेड बेंगल्स। अब ये ब्रेड बेंगल्स क्या होती है? ये ब्रेड बेंगल जो होती है ना, वो राउंड शेप की गोल गोल ब्रेड जो बेंगल्स की तरह दिखती है। कभी कभी वो मीठी ब्रेड, मतलब वो जो ब्रेड होती थी ना, वो काफ़ी मीठी होती थी और वो काफ़ी स्पेशल तरीके से बनाई जाती थी। तो बच्चे उसके लिए इतने एक्साइटेड होते थे जिसको, और इन ब्रेड बेंगल्स को ये लोग बहुत ही केयरफुली चूज़ करते थे। और वो कभी कभी वो ब्रेड बहुत ही स्वीट ब्रेड होती थी जो कि बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर से बनाई जाती थी। द बेकर The baker made his musical entry on the scene with the jang jang on sound of his specially made bamboo staff. कहता है कि बेकर की जो एंट्री होती थी ना,
वो एक स्पेशल म्यूज़िक से के साथ होती थी, जो कि और वो म्यूज़िक होता कहाँ से था, जो म्यूज़िकल एंट्री होती थी वो होता कहाँ से था, वो उसकी जो बैम्बू स्टाफ थी, मतलब जो बैम्बू स्टिक थी उसकी झैंग झैंग की आवाज़ से होती थी. वन हैड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड, और सॉरी ऑन हिज हेड, एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. तो वो कहता है कि एक हाथ से तो वो अपनी बास्केट जो उसके सर पर होती थी वो उसको संभालता था, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को ज़मीन पर बजाता हुआ जाता था, तो वो वहाँ से वो आवाज़ निकलती थी, और इसी तरह से बेकर की एक म्यूज़िकल एंट्री होती थी. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. वो हमेशा घर की लेडी को ग्रीट करता था, उन्हें गुड मॉर्निंग कहता था, और फिर अपनी बास्केट को बैम्बू पर रख कर, मतलब जो उसके पास वो जो वर्टिकल बैम्बू थी ना जिससे वो आवाज़ करता था, अपनी म्यूज़िकल एंट्री करता था, तो मतलब वो उस बास्केट को बैम्बू पर रख कर ब्रेड बेचना शुरू करता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, देन लॉस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, बट वी वुड नॉट गिव अप. सो ये कहते हैं कि बच्चे एक्साइटेड हो जाते थे काफ़ी, लेकिन उन्हें थोड़ा डांट कर उन्हें साइड कर दिया जाता था, और ब्रेड सर्वेंट्स को दे दिए जाते थे खरीद कर. फिर भी बच्चे हार नहीं मानते थे, मतलब ये बच्चे जो है कहते हैं हम हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट सम हाउ. वो कहते हैं कि हम तो हार नहीं मारते थे, हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया करते थे, हर तरह की जुगाड़ करते थे. बेंच या पैरापेट पर चढ़ के, ये कोई चीज़ होती है बेंच जैसी, उस पर हम चढ़ जाते थे, और उस पर चढ़कर हम बास्केट में झांकते थे, जिसमें जो मतलब जिसमें ब्रेड्स होती थी ना, हम उस पर बेंच पर चढ़ के हम बास्केट में झांकते थे देखने के लिए कि अंदर क्या क्या है. I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles, the bread bangles for the children. वो कहते हैं कि राइटर को भी अभी भी उस उन दिनों की याद है, राइटर को अभी भी उन ब्रेड्स की खुशबू याद है. एल्डर्स के लिए सिंपल लॉफ्स हुआ करते थे, लॉफ हुआ करते था, सिंपल ब्रेड होती थी बड़ों के लिए तो, और बच्चों के लिए वो ब्रेड बेंगल्स हुआ करती थी जो उन्हें बहुत पसंद होती थी. देन वी डिडेंट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली. जैसे मैंने बताया कि उसकी वो म्यूज़िकल एंट्री से ही सारे बच्चे सोते हुए जाग जाते थे सुबह सुबह, तो वो केयर नहीं करते थे कि ब्रश किया भी नहीं. तो उस वक्त बच्चों को ब्रेड खाने की इतनी एक्साइटमेंट होती थी, वो ब्रेड बेंगल्स खाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि वो ये भी भूल जाते थे कि उन्होंने ब्रश किया है या नहीं, अपना माउथ जो है वो क्लियरली प्रॉपरली वे में वॉश किया है या नहीं, मतलब उनको बस खाना है. एंड वाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ और द टूथब्रश. और वो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये मजाक में बोल रहे हैं, राइटर मजाक में कह रहे हैं कि वैसे भी उस टाइम टूथब्रश होता नहीं था, लोग आम के पत्ते से दांत साफ करते थे, और बच्चे तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे ना, वो तो फटाफट अपना खा लेंगे जो उनको खाना होगा. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. वो कहते हैं कि उस समय तो ब्रश भी नहीं होते थे, तो हम क्यों ही करते ब्रश, और फिर आम की लीफ से हम उस समय लोग अपने दांतों को क्लीन किया करते थे, मतलब एज अ ब्रश टूथ ब्रश यूज़ किया करते थे, और इतना ज़रूरी भी क्या था. तो फिर वो ऐसी एक मजाक में बोल देते हैं कि क्या कभी टाइगर को देखा है अपने ब्रश को टीथ को ब्रश करते हुए. कहते हैं ना द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. और वो कहते हैं कि जो हॉट टी है ना वो खुद ही हमारे मुंह को अच्छे से क्लियर कर देगी, वॉश कर देगी, क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. मतलब हम कुछ खाएंगे तो अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमें ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है. जो अक्सर लोग जो नहाते नहीं हैं या जो ब्रश नहीं करते, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि क्या क्या कभी शेर को नहाते हुए देखा है, कभी शेर को ब्रश करते हुए देखा है. तो वो भी राइटर भी जो है वो इस तरह का मजाक कर रहे हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, सॉरी ओरल कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर दे पाते हैं. मैं भी आंसर दूंगी और आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट. एल्डर्स जो थे गोवा में वो नॉस्टैल्जिक किसके लिए हो रहे थे.
The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days and their love for famous bread loaves. तो राइटर भी मेंशन करते हैं कि जो ईटर्स हैं लॉ जो ईटर्स थे इन लॉव्स को खाने वाले वो वैनिश हो गए, लेकिन मेकर्स तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? हाँ, अभी भी है. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दैट द फैक्ट दैट द ब्रेड मेकर स्टिल एग्जिस्ट. जो क्योंकि ये यहाँ पर बताते हैं ना, यहाँ पर बोलते हैं, एक सेकेंड, ये यहाँ पर बोलते हैं ना कि अभी भी वो मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, द वन हु बेक्स द लॉव्स एंड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस भी अभी भी है. तो ये एग्जाम्पल है ये वाले पैसेज में कि अभी भी लोगों को ब्रेड्स वहाँ पर पसंद है, अभी भी ब्रेड मेकिंग गोवा में पॉपुलर है. बेकर को क्या किस नाम से बुलाया जाता है वहाँ पर? मैंने आपको बताया था कि पेडर के नाम से बुलाया जाता है. ये पोर्टुगीज वर्ड है, उसी से एक्सट्रैक्ट हुआ ये वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? तो वो आता था कम से कम 2 बार. एक बार तब आता था अर्ली मॉर्निंग जब उसको अपनी ब्रेड्स बेचनी होती थी, और एक बार तब वो आता था जब वो ब्रेड्स बेच के वापस घर जा रहा होता था. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charms without bread. सो कहते हैं कि गोवा में शादी वगैरह के कोई ओकेजन्स हो, तो उनके जो गिफ्ट्स होते हैं तब तक कंप्लीट नहीं होते थे जब तक उसमें वो बोल नहीं हो. बोल बेसिकली एक मीठी ब्रेड होती है. अगर वो स्वीट ब्रेड नहीं मिल रही है एज अ गिफ्ट मैरिजेस में, तो वो भी इनकम्प्लीट माने जाते थे. जैसे कोई पार्टी या कोई फीस्ट में ब्रेड के भी, और कोई मान लो कोई फीस्ट हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, अगर वहाँ पर भी इस बोल को सर्व नहीं किया जा रहा है तो उसमें भी फिर कहेंगे कि पार्टी भी हल्की थी, फीकी थी. तो जैसे कोई पार्टी और ब्रेड के बिना अपनी मतलब उसमें वो चार्म नहीं रहता, वैसे ही बोल के बिना गिफ्ट्स अधूरे लगते हैं. मतलब कोई पार्टी हो, कोई फीस्ट हो, कोई मैरिज हो, कुछ भी ओकेजन हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, अगर वहाँ पर बोल नहीं सर्व हुई, अगर बोल एज अ गिफ्ट नहीं दी गई है, तो वो सब मीनिंगलेस हो जाता था. मतलब सब कुछ अधूरा रहता था. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. तो ये इतना कहना मुश्किल है कि बेकर एक विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था. उसकी जो अहमियत थी ना, उसका जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. तो अपनी बेटी की एंगेजमेंट के मौके पर भी जो घर की लेडी होती थी वो सैंडविचेस ज़रूर बनाती थी. और वो सैंडविच किससे बनते थे? इस बेकर की, इस पेडर की ब्रेड से बनते थे. और ये एक रिचुअल की तरह इसको फॉलो किया जाता था इसको, कि जो लेडी ऑफ द हाउस है वो प्रिपेयर करेगी सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और वो ब्रेड भी कहाँ से आएगी? इस बेकर से ही आएगी. केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. तो ये भी जो केक्स है और ये जो बोलिन हैज़ है, ये छोटी मीठी बिस्किट होती है, मतलब कुकीज़ टाइप हो गई. तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी क्रिसमस पर या कोई दूसरे फेस्टिवल पर भी, मतलब मस्ट हैव वाली चीज़ है कि इसको तो ज़रूर खाएंगे ही खाएंगे. सो दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस मैंने आपको बताया था अवन इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल. तो इसलिए गाँव में बेकर की वो अवन होना, उसकी भट्टी होना बहुत ही ज़रूरी समझा जाता था. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई. सो उस ज़माने में बेकर के पास एक ख़ास तरह का ड्रेस होता था जिसको वो पहनते थे, उसको कहते थे कबाए. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. तो ये जो ड्रेस होता था कबाई, ये एक सिंगल पीस लंबा फ्रॉक जैसा होता था जो नीज तक आता था, नीज तक का ड्रेस होता था ये. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. वो राइटर यहाँ कहते हैं कि हमारे बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट के साथ ऐसे ट्राउजर्स में देखा है जो फुल लेंथ से छोटे और हाफ पैंट से लंबे होते थे. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a pader. और आज भी
अगर कोई भी इंसान इस तरह का हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से थोड़ा नीचे है, तो मतलब इस उतनी लेंथ का कोई अगर कोई इस तरह कोई ड्रेस पहन लेता है तो मजाक में उसे ये कहा जाता है कि अरे ये तो बिल्कुल पेडर की तरह दिख रहा है, मतलब बेकर की तरह तैयार हुआ है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म है पेडर्स की। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बेकर्स जो थे वो यूजुअली महीने के एंड में अपना जो भी बिल होता था, जिस घर ने जितनी ब्रेड्स ली उसका पूरा हिसाब रखते थे, फिर एंड में महीने के एंड में पैसे लिया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और वो इस रिकॉर्ड को रखने के लिए कोई कॉपी पेन यूज़ नहीं करते थे, कोई नोटबुक, कोई कुछ पेपर पेन यूज़ नहीं करते थे, बल्कि वो हर महीने का हिसाब अपनी दीवारों पर पेंसिल से लिख दिया करते थे। मतलब एक सिंपल लेजर था ऑन वॉल। ऐसा पुराने ज़माने में अक्सर होता था, आपकी दादी नानी के ज़माने में ऐसा रहा होगा, आपकी मम्मी के ज़माने में ऐसा रहा होगा कि लोग दीवारों पर अपना हिसाब लिख दिया करते थे, दूध वाले का, सब्ज़ी वाले का। तो ये भी ऐसे ही करते थे, मतलब अपना पूरा लेजर जो था ना इनका वो वॉल पर होता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो पुराने दिनों में बेकिंग का काम काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता था, प्रॉफिट वाला माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। मतलब इतनी उनकी इनकम होती थी कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं रहती थी। मतलब उनका जो ये लाइवलीहुड था ये ठीक ठाक था, मतलब अच्छी खासी इनकम इनकी हो जाती थी कि आराम से इनकी गुजारा इनका हो जाता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो ये बेकर जो होता था, ये इसकी फैमिली और इसके इवन जो इसके साथ काम करते इसके नौकर वगैरह, वो भी सब खुश और काफ़ी प्रॉस्पर दिखते थे, मतलब उनको कोई पैसों की तंगी नहीं थी। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। वो कह रहा है कि उनका जो शरीर था वो काफ़ी प्लम्प था, मतलब काफ़ी मोटा सा था और हेल्दी बॉडी थी उनकी। और ये उनकी थोड़ी मोटी और हेल्दी बॉडी ये इस बात का सबूत था कि उनकी जो इनकम होती है वो काफ़ी अच्छी होती थी। प्लम फिजिक बेसिकली यहाँ लिखा भी है प्लीजेंटली फैट बॉडी, मतलब ये एक तरीके की मतलब एक तरह का प्रूफ था कि भाई हाँ ये लोगों की अच्छी खासी इनकम होती है। तो मतलब ये एक तरह की टेस्टिमनी थी, ओपन टेस्टिमनी। ओपन टेस्टिमनी होती है कि हाँ मतलब सबूत था, ये ओपन एक एविडेंस था कि ये लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इजीली कंपेयर टू अ बेकर। तो वो कहता है कि आज भी जो इंसान अगर थोड़ा मोटा है, मतलब उसकी जो बॉडी शेप है वो जैक फ्रूट जैसे, जैक फ्रूट आपने देखा होगा, कटहल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसका जो शेप होता है कैसा होता है, मोटा सा होता है ना कटहल का शेप। तो जैक फ्रूट अगर किसी इंसान की अगर बॉडी थोड़ा सा वो हेल्दी है, थोड़ा सा वो मोटा है, तो उसको बेकर से ही कंपेयर किया जाता है कि ये तो बिल्कुल बेकार लगता है। और अगर कोई इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं तब भी उसको कहते हैं कि भाई ये तो बेकार ही लगता है। चलिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ मस्ट एज मैरिज गिफ्ट्स। मैरिज गिफ्ट्स में क्या चीज़ दी जाती थी, ऐसे क्या चीज़ थी जो दी जाती थी मैरिज गिफ्ट्स में? ये स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल दिया जाता था, ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है। पार्टी और फीस्ट के लिए ये ब्रेड्स काफ़ी फेमस होती थी, 1 2। और डॉटर्स के इंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, और क्रिसमस के लिए केक और बॉयलिनहास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्टुगीज डेज एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग। तो पोर्टुगीज डेज में बेकर जो है वो यूजुअली ड्रेसअप होते थे इन दे ड्रेसअप इन अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। इसमें तो कबाई पहनते थे ये, राइट। और ये सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था जो उनके नीज से नीचे तक होता था। और ऑथर के चाइल्डहुड में उसने बेकर्स को देखा था, तब थोड़ा ड्रेस बदल गया था, शर्ट और ट्राउज़र पहना करते थे, और जो ट्राउज़र्स होती थी वो थोड़ी छोटी होती थी, मतलब वो नीज से नीचे होती थी, और लेकिन फुल लेंथ नहीं होती थी, मतलब हाफ पैंट से ज़्यादा लंबी होती थी लेकिन फुल लेंथ नहीं होती थी। अभी हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज़ ड्रेस लाइक अ पेडर। तो ये कमेंट किसको दिया जाता था? जो पेडर की तरह ड्रेस पहनता था, जिसकी पैंट्स घुटनों से नीचे और लेकिन फुल लेंथ नहीं होती थी, उसको ये कमेंट दिया जाता था, क्योंकि ये ऑथर के बचपन की जो बचपन में सारे बेकर्स की ये ड्रेस हुआ करती थी। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑन द बेकर रिकॉर्डेड। मंथली रिकॉर्ड्स को कहाँ पे वो लोग रखते थे? मैंने आपको बताया वॉल पर पेंसिल से लिखा करते थे।
व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? अगर किसी का अपीयरेंस जैक फ्रूट लाइक है तो उसको क्या माना जाता था? उसको माना जाता था कि ये प्लम फिजिक है, ये है ना, प्लम फिजिक है ये, और ये हेल्दी है बंदा, अगर कोई अगर जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस है. सो बेकर यूज टू हैव सच फिजिक सिंस इट वॉज बिलीव दैट ही एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. बेकिंग वॉज a lucrative profession, and the baker, his family and his servants always looked happy and prosperous with their physical appearance, right? So यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है. हमने इस पहली स्टोरी में पढ़ा कि जो गोवा में बेकर्स थे, पेडर्स थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. उनकी डेली लाइफ में लोगों की डेली लाइफ में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था. पोर्तुगीज़ टाइम से ब्रेड्स और जो स्पेशल आइटम्स जैसे बॉल्स हो गए, बोलिनाज हो गए, ये काफ़ी इसेंशियल माने जाते थे पार्टीज़ में, वेडिंग्स में, क्रिसमस में, दूसरे फेस्टिवल्स में. और बेकर की जो ये जॉब था, प्रोफेशन था, इसको काफ़ी रिस्पेक्टेबल माना जाता था. और इसका होना, इवन खासकर इसके ओवन का होना, बहुत ही रिस्पेक्टेड और नेसेसरी माना जाता था. इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती थी, इवन आज भी ये लोग इस तरह का ड्रेस पहनते हैं. तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी. अब हम पढ़ते हैं सेकेंड स्टोरी, कुर्ग. कुर्ग जो है, ये कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कुर्ग जो है ये एक इसके जो ऑथर हैं लोकेश एब्रोल, इन्होंने इसमें बताया है कि कुर्ग जो है इज़ अ ट्रेवलॉग स्टाइल डिस्क्रिप्शन टेकन फ्रॉम हिज राइटिंग्स. ये इंट्रोड्यूस करता है रीडर्स को कुर्ग के बारे में. कुर्ग जो बेसिकली है क्या? कुर्ग एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, और कुर्ग को ना स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं. तो ये स्टोरी, दिस स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट नेचुरल ब्यूटी बट ऑल्सो अबाउट द पीपल, द कल्चर, ट्रेडिशन एंड द हिस्ट्री ऑफ कुर्ग. तो हमें इस चैप्टर में, इस स्टोरी में यहाँ की जोग्राफी के बारे में पता चलेगा. दैट कुर्ग इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. यहाँ के जो लोग हैं उन्हें कुर्गीज़ बोला जाता है. दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, करेज, मिलिट्री ट्रेडिशन, एंड दे आर बिलीव टू बी ऑफ ग्रीक और अरब डिसेंट. इनका जो कल्चर है वो भी काफ़ी अलग है. दे वियर यूनिक ड्रेसेस. देखो ये इनका ड्रेस भी है. दे वियर यूनिक एंड ट्रेडिशनल ड्रेसेस resembling Arabs as warm heated and known for their valor. इनका आर्मी कनेक्शन भी है. मैनी कुर्गीज आर इन इंडियन आर्मी, जैसे कि फील्ड मार्शल थे एक KM कैरेपा. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ. ही वॉज फ्रॉम कुर्ग. और एडवेंचर भी हम पढ़ेंगे इस पर. जो रीजन है दैट इज़ आइडियल फॉर ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, रॉकिंग, क्लाइंबिंग एंड मेनी अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़. और जो ये, अगर हम इसकी वाइल्ड लाइफ की बात करें तो कुर्ग इज़ अ होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक महासीर फिश, एलिफेंट्स, बर्ड्स, एंड द ब्रह्मगिरी हिल्स एंड द निसार गंधमा आइलैंड्स आर हाईलाइटेड. तो ये जो लेसन हमें बताता है कि कुर्ग इज़ नॉट ओनली अ टूरिस्ट पैराडाइज बट विद coffee plantation and natural beauty, but also a land of brave, hospitable and proud people with a unique identity in India. तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. कुर्ग जो है ये लोकेटेड है बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. इसको काफ़ी डिस्क्राइब किया जाता है एज सो ब्यूटीफुल दैट इट सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ हेवन दैट हैज़ फॉलन ऑन अर्थ. तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये जो जगह है ये बिल्कुल धरती पे हेवन होने जैसा है. मतलब ये जगह बहुत सुंदर है. जो ये कुर्ग नाम की जो ये जगह है कर्नाटक में, जो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में है, ये इतना सुंदर है जैसे हेवन हो. ठीक है. So this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and the wild creatures. So ये जो एरिया है, ये जो लैंड है, ये पहाड़ियों वाला है.
और इस इलाके में, इस एरिया में बहुत ही ब्रेव लोग रहते हैं, मतलब मार्शियल मैन रहते हैं, वॉरियर्स रहते हैं, काफ़ी सुंदर विमेन रहती हैं, लेडीज़ काफ़ी सुंदर हैं, और वाइल्ड क्रीचर्स का तो ये घर है। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये जो जगह है कुर्ग, ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एंड इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। और ये जो ये जगह है कुर्ग, यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, मतलब सदाबहार जंगल हैं, यहाँ पे स्पाइसेस उगते हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसके लिए बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का ऑलमोस्ट 30% जो एरिया है वो हरे भरे घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बल्कि 30, 35, 40% जो लैंड होना चाहिए किसी भी देश का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी कॉन्टिनेंटल का, वो जंगल से ही भरा होना चाहिए, तभी हम लोग आगे जी पाएंगे, नहीं तो ये लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो बारिश के मौसम में, मतलब यहाँ मानसून में इतनी तेज़ बारिश होती है कि उस मौसम में तो यहाँ पर विजिटर्स, टूरिस्ट जो हैं वो आ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सो यहाँ पर कुर्ग में घूमने का जो सीज़न है, मतलब वो सबसे अच्छा तब माना जाता है वो, और मतलब ये शुरू होता है सितंबर से, शुरू हो जाता है और मार्च तक चलता है, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने का जो समय है, ये समय कुर्ग में घूमने का सबसे अच्छा मौसम मतलब माना जाता है। सितंबर से शुरू होता है, मार्च तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शार्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा सुहावना होता है, और बीच बीच में हल्की हल्की बारिश होती रहती है, सम शार्स मतलब हल्की हल्की बारिश होती रहती है, जिससे यहाँ का मौसम और भी सुहावना हो जाता है, बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है बेसिकली। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटरी कॉफ़ी। सो यहाँ की हवा में, मतलब कॉफ़ी की बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू है यहाँ की हवा में ना, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन इतना ज़्यादा है कि कॉफ़ी की खुशबू पूरी हवा में बहती है, और बहुत अच्छा लगता है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। सो वो कहते हैं कि जो कॉफ़ी के जो एस्टेट्स हैं, और जो पुराने जो हमारे देश में रहा करते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में, मतलब जो कॉलोनीज़ थी, जो कॉलोनियल बंगलोज थे, तो कॉफ़ी के जो एस्टेट्स, कॉफ़ी एस्टेट्स, और पुराने जो अंग्रेज़ों के समय में बने हुए बंगलोज जो हैं, वो पेड़ों की छाँव में, मतलब पेड़ों की छाँव में वो हैं वो, और वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, मतलब अंडर ट्री कैनोपीज जो है वो प्राइम कॉर्नर है इस जगह का, मतलब वो जगह बहुत अच्छी है, मतलब अंग्रेज़ों के समय पर बने, कॉलोनियल समय में बने बंगलोज और कॉफ़ी एस्टेट्स यहाँ की प्राइम लोकेशन है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरबिक डिसेंट। वो ये कहते हैं, ऐसे माना जाता है कि कुर्ग के लोग जो हैं अपनी इंडिपेंडेंस, मतलब फियर्सली इंडिपेंडेंट के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि इनकी ये जो यहाँ के लोग हैं ना, वो ग्रीक हैं और अरब के हैं, मतलब जो उनका रूट है, मतलब यहाँ के जो लोगों का जो रूट है वो ग्रीक है या फिर अरबिक है, मतलब ये लोग शायद ग्रीस से आए थे या फिर ये अरब से आए थे बहुत पुराने समय में, मतलब इनकी जो नेटिविटी है वो वहाँ की मानी जाती है, मतलब ये वहाँ की डिसेंट है। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट एलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical। तो कहते हैं कि एक कहानी है, मतलब एक कहानी यहाँ पर बड़ी फेमस है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, वो अपनी एक आर्मी का हिस्सा लेकर वो कोस्टल एरिया से साउथ की ओर जा रहे थे, और वो वहाँ पर फंस गए थे, उनका लौटना वहाँ से मुश्किल हो गया था, तो वो यहीं पर आकर बस गए थे, ऐसा माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें हम ग्रीक कह सकते हैं। दीज पीपल, मतलब उनकी आर्मी, मतलब हमें ये नहीं कह रही कि अलेक्जेंडर आके रहे थे,
उनकी आर्मी का एक हिस्सा यहाँ पर आया था कंट्रोल करने। अलेक्जेंडर नहीं भेजा होगा कि चलो यहाँ पर भी कंट्रोल कर लो, कुर्ग में, कर्नाटक में भी कर लो। तो वो एक आर्मी का हिस्सा, इनके ग्रीक आर्मी का एक हिस्सा यहाँ आया और फिर वो यहाँ से जा नहीं पाया, उनके लिए लौटना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो फिर वो यहीं पर बस गए। हो सकता है बारिश चालू हो गई हो, 6 महीने लगातार बारिश, मतलब सॉरी, इनके यहाँ बहुत लंबी बारिश चलती है। और अच्छा मौसम तो सितंबर से मार्च तक होता है ना, तो जब उससे पहले काफ़ी बारिश हुई होगी तो मुश्किल हो गया होगा। फिर सोचा होगा कि पता नहीं कब बारिश खत्म होगी, चलो यहीं पर ही रहने लग जाते हैं। उस समय तो आधार कार्ड भी नहीं लगता था रहने के लिए, तो तब की बात है ये। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल and their culture is apparent in the martial traditions, marriages and religious rites which are distinct from Hindu mainstream. तो कहते हैं कि फिर जो लोग यहाँ आकर बस गए होंगे, जो लौट नहीं पाए, तो उन लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों से, यहाँ के लोकल से शादी कर ली होगी। और उनकी ये जो संस्कृति है आज भी, कुर्ग की जो परंपराएं हैं, जो राइट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनमें आज भी दिखती है। चाहे वो उनकी युद्ध की परंपरा हो, चाहे शादी की रिचुअल्स हों, चाहे रिलीजियस राइट्स हों, उन सब में इनका कल्चर दिखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ग्रीक कल्चर है ना, वो यहाँ के वॉर, मतलब जो ये वॉर करते हैं उसमें, वॉर की भी तो अपनी परंपरा होती है ना, लेगेसी होती है। चाहे शादी हो, चाहे कोई धार्मिक रीति रिवाज हो, उन सब में इन लोगों की संस्कृति मतलब आज भी कुर्गीज़ में दिखती है। तो ये सब हिंदू मुख्य धारा, मतलब ये सब लोग जो है, जो हिंदू मेन स्ट्रीम है उससे अलग और अनोखे हैं। मतलब ये जो कुर्ग के लोग हैं ना, मतलब कर्नाटक में और जगह तो हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन कुर्ग में जो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग लोग रहते हैं, जहाँ पर अरब और ग्रीस कल्चर देखने को मिलता है। खैर ये तो अभी हमें बताया कि ग्रीस कल्चर हमें कैसे देखने को मिलता है। अब हमें ये ऑथर बताएंगे कि यहाँ पे अरब कल्चर कैसे देखने को मिलता है। सो द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज अपॉर सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kodavos known as kufia. It resembles the kufia worn by Arabs and Kurds. वो कहते हैं कि एक दूसरी भी मान्यता है। मतलब एक मान्यता तो ये है कि अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ आई थी, फिर वो यहाँ से लौट नहीं पाए तो उन्होंने यहाँ लोकल्स में शादी कर ली, फिर उनकी रिचुअल्स आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं और यहाँ के लोग बाकी इंडियन से अलग हैं। अब अरब ओरिजिन क्या दिखता है कि जो ये कुर्गीज़ हैं, इनकी ये जो नस्ल है ये अरब से आई है। इसका जो सबूत है उनकी ये जो ड्रेस है ना, इनकी कुर्गी ट्रेडिशनल ड्रेस, इससे देखने को पता चलता है। ये लोग एक ड्रेस पहनते हैं, एक टाइप का ये ऐसा ड्रेस पहनते हैं जैसे अरब लोग पहनते हैं। इसमें ये काफ़ी लॉन्ग ड्रेस होता है, ब्लैक कोट होता है इसमें, जिस पे एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है। देखो यहाँ देख सकते हो ना, ये बेल्ट होती है इसमें। और जो कि कोडावूस पहनते हैं, जिन्हें हम कुपिया भी कहते हैं। और ये कुफिया से काफ़ी रिजेंबल करता है। मतलब जो ये लोग ड्रेस पहनते हैं कुर्ग के, इसे तो कुपिया बोलते हैं, इसको हम कुपिया बोलते हैं। और कुपिया काफ़ी रिजेंबल करता है कुफिया से, जो कि अरब्स और कुर्ड्स पहनते हैं। तो यहाँ पर इनके ड्रेस से ऐसा हमें लग सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं कि ये लोग शायद अरब से भी आए हों। कुछ सारे नहीं आए हों, कुछ आए होंगे, फिर इंटरमिंगलिंग हुई होगी सबकी, तो जो कल्चर है वो मिक्सअप हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. So कुर्गीज़ के जो घर है उसमें हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार की परंपरा है। वो बड़े गर्व से अपने बेटों और अपने जो पूर्वज हैं, उनके फादर्स जो हैं, उनकी बहादुरी, मतलब अपने बेटों को, मतलब ये जो घर में जो लोग होते हैं अपने बच्चों को अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियाँ सुनाते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army and the first chief of the Indian army General Cariappa was a Kurgi. तो कहते हैं कुर्गी रेजिमेंट में, मतलब कुर्गी रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, मोस्ट डेकोरेटेड, सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है। मतलब जो इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा जो रेजिमेंट्स हैं अलग अलग जगहों पर, उन सारे रेजिमेंट्स में कुर्ग रेजिमेंट जो है
वो सबसे ज़्यादा सम्मानित है, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। और इवन इंडियन आर्मी का जो पहले चीफ थे जनरल कैरेप्पा, वो भी कुर्ग से थे। इवन नाउ कोडावोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इवन आज भी भारत में सिर्फ कुर्गी लोगों को ही अलाउड है, उन्हीं के पास परमिशन है कि वो विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स रख सकते। बाकी और जगह पर आप नहीं रख सकते। कोई भी फायर आर्म, कोई भी वेपन आप नहीं रख सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन ये लोग रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पे रिवर कावेरी है जो कि अपना पानी कुर्ग की माउंटेन हिल्स से और जंगलों से लेती है, मतलब वहाँ से उसको मिलता है। महासीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो कि यहाँ पर पाई जाती है, दैट अबाउंड इन दिस वाटर। तो यहाँ की नदियों में महासीर नाम की मतलब फिशेस बहुत पाई जाती हैं, और ये यहाँ के इस फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मतलब मीठे पानी में। Kingfishers die for their catch, while squirrel and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. So kingfisher bird मछलियाँ जो पकड़ने के लिए पानी में डाइव करते हैं, ये काफ़ी यहाँ पर देखने वाली चीज़ है। यहाँ की स्क्विरल्स और जो लंगूर्स हैं वो आधे फल खा खा के नदियों में फेंक देते हैं, ताकि पानी में जो छोटी छोटी फिर जो लहरें उठती हैं उसको देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ये यहाँ का एक तरह का आप बोल सकते हो कि नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब जो ऑथर जब भी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा ना कि जो किंगफिशर है वो मछली को पकड़ने के लिए पानी में बार बार डाइव करता है, गिलहरी और जो लंगूर है वो अपने फल खा के आधे नदी में फेंकते हैं, जिससे पानी में वेव्स उठती हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. So basically हाथी भी जो उनका महावत होता है उससे भी जब वो उसको नदी में नहलाता है तो वो भी उसको इंजॉय करते हैं, मतलब वो नहाना और स्क्रब करवाना खुद को एलिफेंट्स वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। The most laid back individual becomes converts to the life of high energy adventure with the river rafting, canoeing। ये कैनोइंग एक ट्रैवलिंग होती है इन अ रिवर विद अ कैनो, अ लार्ज नैरो बोट। रिपलिंग ये भी एक एक्टिविटी होती है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब इस जगह पर यहाँ जो बहुत ही आलस वाले लोग, मतलब आलसी लोग भी आते हैं ना, लेड बैक इंडिविजुअल, ऐसे लोग जिन्हें बहुत आराम पसंद है, ऐसे लोग भी यहाँ के ये हाई एनर्जी वाले एडवेंचर्स करते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं। कैनोइंग बेसिकली एक वो होती है लंबी सी, एक नैरो बोट होती है, ऐसे करके उस पर लोग बैठे रहते हैं, तो उसको चलाते हैं वो लोग। रिपलिंग करते हैं, वो रिपलिंग मतलब रस्सी से उतरना नीचे की तरफ। रॉक क्लाइंबिंग करते हैं पहाड़ों पर, मतलब काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें करते हैं। ये माउंटेन बाइकिंग करते हैं, मतलब जो लोग आराम पसंद भी है ना, ये भी इस जगह को देख के इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये भी सारी चीज़ें करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स होते हैं इस रीजन में, जो कि ट्रैकर्स के तो काफ़ी फेवरेट हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू अ कंपनी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तुमको बर्ड्स, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ तुम्हारा काफ़ी साथ देंगी। मतलब बहुत है यहाँ पे, सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज है, सुंदर सुंदर बर्ड्स है, बीज है यहाँ पे। मैकेज और मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर्स लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। वो कहते हैं कि जो मकैक होते हैं ये एक तरह के एप्स होते हैं, और मालाबार की जो गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, स्लेंडर लॉरिस हैं। मतलब स्लेंडर लॉरिस एक छोटा सा जानवर होता है, ये पेड़ की कैनोपी से आपको देखते रहते हैं, मगर अगर आप यहाँ जाओगे ना तो ये सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। लेकिन मैं तो जंगली हाथियों से मिलने पर रास्ता छोड़ देना ही पसंद करता हूँ। मतलब अगर रास्ते में अगर जंगली हाथी मिल जाएंगे, वाइल्ड एलिफेंट्स, तो भाई प्रेफर यही करोगे आप थोड़े साइड हो जाओ, नहीं तो आपको चोट लग सकती है।
The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. वो कहते हैं कि जब यहाँ ब्रह्मगिरी की जो ये हिल्स हैं, ये यहाँ पर जब चढ़ेंगे, मतलब ब्रह्मगिरी की हिल्स पर चढ़ने से आपको कुर्ग का पूरा वो दिखेगा, आपको पेनोरामिक व्यू दिखेगा, मतलब धुंध से या व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, मतलब आपको बहुत बड़ा लैंड दिखेगा जो कि किस चीज़ से ढका हुआ है, धुंध से। मतलब ये जो कुर्ग है इसमें धुंध से ढका हुआ पूरा पेनोरामिक व्यू दिखेगा, मतलब सुंदर नज़ारा। पेनोरामिक व्यू होता है सुंदर नज़ारा, आपको देखने को मिलता है काफ़ी ऊंचाई से जब आप ब्रह्मगिरी की हिल्स पर जाते हो। A walk across the rock bridge leads to 64 acres island of Nisargdhama. So ये कहते हैं कि जब आप रोप ब्रिज पे चलते हो, रोप ब्रिज, तो यहाँ से चलकर आप सीधा निसर्गधामा, एक छोटा सा आइलैंड है जो कि 64 एकर्स का है, मतलब छोटा नहीं, बहुत बड़ा आइलैंड है वैसे तो, उस पर आप पहुँच जाओगे। मतलब इस ब्रिज से, ये रोप ब्रिज से आप चलते चलते आप इस आइलैंड पे पहुँच जाओगे, निसर्गधामा आइलैंड पे आप पहुँच जाओगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलेक्यूब इज़ अ बोनस। वो कह रहे हैं कि चलते चलते आप रेड कलर के ऑक्र कलर के, मतलब ये गेरुआ रंग होता है इसके, मतलब आप पहुंच जाओगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स से मिलने। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. तो वो कहते हैं कि आप चलते चलते आपको लाल, गेरुए और येलो कलर के कपड़ों में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो ये आपके लिए एक बोनस जैसा होगा। मतलब यहाँ पर आपको ना काफ़ी ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा जाके। और पास में ही एक ये बाइलाकूप है, ये बाइलाकूप कहाँ गया, यस ये रहा, एक बाइलाकूप है जो कि भारत का सबसे बड़ा तिब्बत सेटलमेंट है। वो वहाँ पर आपको वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। और that many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in the Coorg. मतलब भारत की जो सोल है, जो यहाँ की संस्कृति है, इसकी खोज करने वाले जो टूरिस्ट हैं कुर्ग में, उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी सरप्राइजेस उनको मिलेंगे जिससे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और उनके दिल और उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी इस मोनेस्ट्री में जाकर। मतलब इस तिब्बतन सेटलमेंट में जाकर इनको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो ये एक फैक्ट फाइल है कि आप कैसे जा सकते हो, इसको आप पढ़ लेना अगर आपको जाना हो तो, वैसे ही पढ़ लीजिएगा। सो ये भी कहानी ख़त्म होती है। सो हमने पढ़ा कि कुर्ग, जिसे कोडागू और भी कहते हैं, कर्नाटक का एक छोटा सा ज़िला है। ये कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कॉफ़ी के एस्टेट्स हैं, हरे भरे जंगल हैं, यहाँ मसाले उगाए जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ब्रेव हैं और बहुत ही लिबरल लोग हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब आर्मी में होते हैं, आर्मी रेजिमेंट बहुत अच्छा है इनका। और जो भारत के पहले आर्मी चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी यहीं से थे। और यहाँ के लोग बिना लाइसेंस के भी वेपन्स रख लेते हैं। और यहाँ की जो नदी है कावेरी, वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं, वहाँ पे किंगफिशर, गिलहरी, लंगूर, हाथी सब देखे जा सकते हैं। तो और यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मगिरी की हिल्स है, निसर्गधामा आइलैंड है, बाइलाकुप्पे का तिब्बतन मोनेस्ट्री है, तिब्बतन सेटलमेंट है जो कि भारत का सबसे बड़ा तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है माना जाता है। तो ये जगह अपने आप में हेवन है। अगर आपको कभी मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। और आप में से कितने लोग ऑलरेडी कुर्ग जा चुके हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए थर्ड स्टोरी पढ़ते हैं, टी फ्रॉम आसाम। सो ये कहानी है प्रांजल की। ये गैंगस्टर है असम का और ये राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में, दिल्ली में। मतलब ये जो दो लड़के हैं
ये दिल्ली में किसी स्कूल में पढ़ते हैं, प्रांजल और राजवीर। सो ये प्रांजल जो है ये आसाम से है, राजवीर बेसिकली दिल्ली से ही होगा। प्रांजल की जो फादर हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन में इन अपर असम। और प्रांजल जो है राजवीर को इनवाइट करता है कि वो उसके घर आए समर वेकेशन में। सो दिस लेसन इज़ अ ट्रेवल स्टोरी रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता, वेल नोन एस राइटर। ये बहुत ही वेल नोन एस राइटर है वैसे। एंड दिस स्टोरी इंट्रोड्यूसेस अस टू द वर्ल्ड ऑफ ट्री प्लांटेशंस इन असम, which is one of the largest tree producing regions in the world. And this lesson starts in with two friends Rajveer and Pranjal who are traveling by train to Assam. Rajveer is excited and curious because it is his first visit, while Pranjal belongs to Assam is already familiar with tea gardens. So, on their journey, they discuss the history of tea, how tea was first discovered in China thousands of years ago, how it is spread to Europe and later came to India under the British rule. Rajveer even shares interesting legends about the origin of tea, like Chinese emperor discovering tea, leaves boiling in water, and a Buddhist monk used tea to stay awake during meditation. When they reach Assam, Rajveer is amazed by endless stretches of lush green tea bushes and bustling activities of tea pluckers in the field. So चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। जैसा अक्सर होता है, हम अगर ट्रेन से बस से सफ़र करते हैं तो अक्सर चाय वाले आके बड़ी ज़ोर ज़ोर चिल्लाते हैं, गरम चाय, चाय गरम। सो चाय वाला बहुत ही ऊँची आवाज़ में पुकार रहा है, गरम चाय, चाय गरम। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो वो खिड़की के पास आया और बोला कि चाय, मतलब आपको चाय चाहिए क्या? तो उसने पूछा चाय चाहिए क्या? सो गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल कहता है कि भाई हाँ, हमें 2 कप चाय दे दो। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग द टी टू। तो उन्होंने वो भी गरम गरम चाय की चुस्की लेते हैं। और इस कंपार्टमेंट में हर एक इंसान, मतलब हर कोई जो भी ट्रेवलर्स थे वो सब चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर सेड। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया भर में लोग कम से कम 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय पी जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा चाय बनती है दुनिया में। तो ये प्रांजल थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। मतलब वो बहुत आश्चर्य से कहते हैं कि हाँ, चाय तो सच में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल Pranjal's buried his nose with his detective book again. So ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई। प्रांजल ने फिर से, मतलब उसने अपनी नोज़ को अपनी डिटेक्टिव बुक में फिर से लगा लिया, मतलब वो फिर से अपनी जासूसी वाली किताब में फिर से पढ़ने लगा, मतलब उसमें वो फिर से खो गया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। उसको खुद को भी, मतलब राजवीर को भी खुद भी जासूसी कहानियाँ पढ़ने का, डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का शौक़ था। लेकिन उस समय उसके लिए एक जो चीज़ थी वो इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो ये था कि बाहर के सुंदर सीन्स देखना, विद ब्यूटीफुल सीनरी जो उसे बाई ट्रेन दिख रही थी, वो उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो वो इस किताब तो बाद में पढ़ लेगा, वो सीन्स तो वो मिस हो जाएंगे ना अगर नहीं देखेगा तो वो देखता है बाहर की तरफ। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीन बिफोर। तो हर तरफ ग्रीन था, हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर ने पहले कभी इतनी हरियाली देखी ही नहीं थी अपनी लाइफ में। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. फिर धीरे धीरे ये जो हरे भरे पैडी फील्ड्स थी, मतलब जो धान के खेत थे, उनकी जगह अब क्या आ गई, टी की बुशेस आ गई, क्योंकि अब असम आ रहा था ना धीरे धीरे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। सो जो ये नज़ारा है, जो सीन है, बहुत ही शानदार था। मैग्निफिसेंट व्यू था इसका। घने जंगलों से ढकी पहाड़ियों के पीछे दूर तक, मतलब जहाँ तक आंखें देख पाए वहाँ तक फैली थी चाय की झाड़ियाँ। और ये चाय की झाड़ियाँ लहरा रही थी हवा में, मतलब इतना सुंदर नज़ारा था ये। ड्राइविंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल
sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो छोटे छोटे जो चाय के पौधे थे, मतलब छोटे छोटे चाय के पौधों के ऊपर लंबे लंबे मजबूत शेडी ट्रीज थी, और झाड़ियाँ जो थी, ट्री की जो श्रब्स थी, बुशेस जो थी, उनकी लाइन लगी हुई थी। बीच में कुछ डॉल जैसी फिगर दिख रही थी। जो डॉल जैसी दिख रही थी वो एक्चुअली असली औरतें थी, जो बड़ी मेहनत से इन खेतों में काम कर रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. थोड़ी दूर पर एक बहुत ही अगली बिल्डिंग दिख रही थी, जिसमें बहुत ऊंची चिमनी लगी हुई थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजीव क्राइड एक्साइटेडली। राजू ने जैसे ही टी गार्डन देखा वो एकदम चिल्लाया, खुशी से एकदम एक्साइट होकर चिल्लाया, अरे चाय का खेत, चाय का बागान। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. भाई प्रांजल का तो जन्म और अपब्रिंगिंग यहीं की है, हर छुट्टी में वो यहाँ आता है, तो उसने तो साथ नहीं दिया राजवीर की एक्साइटमेंट पे, क्योंकि वो एक्साइट इतना हुआ भी नहीं। ओह, दिस इज़ अ ट्री कंट्री नाउ, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो यहाँ पर प्रांजल बोलते हैं कि अब तुम चाय के असली इलाके में हो। असम जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। तुम यहाँ इतने गार्डन्स देखोगे चाय की कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। I have been reading as much as I could about tea. Raju said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो वो कहता है कि राजवीर कहते हैं कि मैंने चाय के बारे में जितना हो सका उतना पढ़ा है। असल में तो कोई नहीं जानता कि चाय की खोज आखिर सबसे पहले की किसने, लेकिन कई सारी ऐसी लेजेंड कहानियाँ हैं, जो मतलब लेजेंडरी स्टोरीज़ हैं, जो बताती हैं कि भाई चाय की खोज इसने की या उसने की, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि भाई चाय की खोज की किसने। तो पूछता है व्हाट लेजेंड्स, प्रांजल पूछता है कौन सी कथाएं हैं। वेल, देयर इज़ द वन अबाउट चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were the tea leaves. तो राजवीर यहाँ उसे कहानी बताता है कि एक बार चीन के एक एम्परर थे, चाइनीज़ एम्परर थे, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको उबाला करते थे। हो सकता है उस समय उनको कुछ बीमारी रही होगी, लोग उसमें बीमार हो रहे होंगे, तो इंस्ट्रक्शन यही दी होगी उस समय के डॉक्टर ने कि पानी को पहले बॉईल किया जाए फिर पिया जाए। तो एक दिन पानी को उबालते समय पास में ना कुछ पत्तियाँ गिर गई, एक्सीडेंटली कुछ पत्तियाँ गिर गई, और उन पत्तियों के गिरने से पानी का स्वाद बहुत अच्छा हो गया, और कहा जाता है कि ये वही पत्तियाँ थी, चाय की पत्ती। ठीक है, टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। अब वो कहता है, अब यहाँ पे प्रांजल को इंटरेस्ट आ गया, कहता है चलो एक और सुनो, ये तो वही एक कहानी चाइनीज़ एम्परर की, अब एक और सुनो। तो अब एक और कहानी सुनाता है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Then tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो कहता है कि हमारे भारत में भी एक कथा है कि बोधि धर्म नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। उन्होंने अपनी पलकों को काट कर फेंक दिया था, क्योंकि उनको ध्यान करते समय नींद आती थी। अब ध्यान करने के लिए तो आंख बंद करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो आंख बंद करने से उनको नींद आती थी, तो उन्होंने अपनी पलकों को, आईलिड्स को ही काट कर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें ध्यान करना था ना। अब उनकी पलकों से 10 चाय के पौधे उग गए, मतलब जहाँ उन्होंने फेंकी ना वो अपनी पलकें, वहाँ पे उस ज़मीन पे 10 चाय के पौधे उग गए। और जब उन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और पिया गया, तब सबकी नींद गायब हो गई। तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई ऐसे चाय की शुरुआत हुई। तो इस तरह से इस हिस्से में हमने देखा कि राजवीर और प्रांजल की बातचीत चाय के बागानों का जो सीन था वो, और चाय की खोज से कुछ
कहानी हमको बताई गई है। Tea was first drunk in China, Rajveer added. As far back as 2700 BC, in fact, words such as tea, chai, and chini are from China. So, tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो यहाँ पर राजवीर ने आगे कहा कि चाय तो सबसे पहले चीन में ही पी गई थी, लगभग 2700 साल पहले, 2700 BC में, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 साल पहले करीब ये पी गई थी। इनफैक्ट जो ये वर्ड है ना, चाय और चीनी, ये दोनों शब्द भी चाइनीज़ लैंग्वेज से आए हैं, चाइनीज़ से आए हैं। फिर टी जो है वो यूरोप में गई, यूरोप में तो फिर भी वो टी जो है वो 16th सेंचुरी में गई, और फिर वहाँ पर भी ये जो चाय है इसको एज अ बेवरेज नहीं पिया जाता था। अब तो हम चाय को एज अ बेवरेज पीते हैं ना, लेकिन 16th सेंचुरी में जब चाय यूरोप में गई तो वहाँ इसकी शुरुआत ड्रिंक की तरह नहीं हुई थी, बेवरेज की तरह नहीं हुई थी, बल्कि मेडिसिन के रूप में हुई थी। चाय को एज अ मेडिसिन पिया जाता था। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब ट्रेन जो है क्लैटर्ड होकर, मतलब खड़खड़ाती हुई, मेरियाना जंक्शन पर पहुंची। तो अब यहाँ इन्हें उतरना था, तो जो लड़कों ने अपने लगेज को उठाया, काफ़ी सामान था इनके पास, और भीड़ को, मतलब भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो मम्मी पापा थे, पेरेंट्स जो थे, उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। फिर थोड़ी देर में वो लोग देखियाबाड़ी की तरफ जा रहे थे, जहाँ प्रांजल के पिता, जो फादर जो हैं इसके, वो एज अ मैनेजर काम करते थे इस टी गार्डन में, तो ये यहाँ पर जा रहे थे देखियाबाड़ी में। An hour later the car veered sharply off the main road and they crossed a cattle bridge and entered the देखियाबाड़ी टी एस्टेट। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद ये लोग जो गाड़ी से जा रहे थे ना, तो ये मेन रोड से मुड़कर एक कैटल ब्रिज में पहुंच गए, और कैटल ब्रिज को पार करते हुए लोग देखियाबाड़ी टी एस्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेवल On the gravel road were acre upon acre of tree bushes, all neatly pruned to the same height. So basically धीरे धीरे जब यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ग्रेवल रोड था, मतलब वहाँ पे जो कंकरीली सड़क थी, उस सड़क के दोनों और दूर दूर तक एक जैसी ऊंचाई पर काट छाट किए हुए, मतलब कटिंग किए हुए, और ऑल नीटली प्रून्ड, मतलब नीटली प्रून किए हुए चाय के पौधे फैले हुए थे दोनों तरफ बराबर हाइट के, मतलब उसको बहुत तरीके से उसको कट किया हुआ था। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. तो चाय तोड़ने वाली औरतें थी, जो टी प्लकर्स होती है ना, वहाँ पर औरतें होती हैं, तो उन्होंने अपनी पीठ पर बांस की, मतलब बैम्बू वाली टोकरियाँ, उनकी मतलब बास्केट बंधी हुई थी, जिन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे थे, और नई नई निकली हुई कोमल पत्तियाँ, मतलब जो बहुत ही न्यूली स्प्राउटेड लीव्स थी, उनको तोड़ तोड़ कर वो अपनी बास्केट में डाल रही थी। प्रांजल के फादर ने धीरे धीरे, मतलब प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। तो प्रांजल के फादर ने गाड़ी की जो स्पीड थी वो स्लो कर दी, ताकि जो चाय की पत्तियों से जो लदा हुआ, मतलब जो ट्रैक्टर है जिसमें चाय की पत्तियाँ भरी हुई हैं, वो चाय की पत्तियों से लदे जो एक ट्रैक्टर था, जो कि ट्रेलर, मतलब ट्रैक्टर ये है, इसके पीछे ट्रेलर है जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ भरी हुई हैं। तो प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम की, जिससे कि जो चाय की पत्तियों से जो लदा हुआ ट्रेलर है, उसको खींचता हुआ ट्रैक्टर वहाँ से निकल सके। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. तो राजवीर ने अपने दोस्त के फादर से पूछा कि ये दूसरा फ्लश है ना, मतलब दूसरा स्प्राउटिंग का मौसम है ना ये, मिस्टर बरुआ, मतलब उनका नाम है ये। यहाँ फिर उन्होंने जवाब भी दिया कि यहाँ मई से जुलाई तक चलता है,
हाँ, ये वाला जो टाइम पीरियड है वो मई से जुलाई तक चलता है और वो उसमें सबसे अच्छी चाय आती है, सबसे ज़्यादा चाय उगती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो इसके जो प्रांजल के जो फादर है ना, वो थोड़ा सरप्राइज होकर बोलते हैं कि लगता है तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया है, तब तो तुम्हें पता है कि ये कौन सा सीज़न चल रहा है, ये कौन सा फ्लश है, तुम्हें पता है कि ये सेकंड फ्लश है क्योंकि तुम पढ़ कर आए हो, तुम अपना होमवर्क करके आए हो। फिर बोलता है येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। तो राजवीर ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ, मैं पढ़कर तो मैं आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहकर और भी बहुत कुछ सीख पाऊँगा। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म हुई। सो हमने देखा कि ये जो कहानी थी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव स्टोरी थी, जो हमें इंट्रोड्यूस करती है द वर्ल्ड ऑफ टी प्लांटेशन इन आसाम्स। इसमें 2 लड़के आए ट्रेन की जर्नी से, और जो राजवीर है वो बहुत ही एक्साइटेड था इसको देखने के लिए। तो हमने ये इस यूनिट के तीनों, इस चैप्टर का तीनों कहानियाँ पढ़ ली। अभी इसी यूनिट में एक पोएम भी है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। और कल हम पढ़ेंगे इसी यूनिट का पोएम। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड नाइट।